गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने यूएन के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अन्य अंगों की तरह ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सबसे पहले स्थापना कब हुई? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें सर्वविदित है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी गठन हो गया और यूएन के चार्टर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ, या ये कहें कि इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो बच्चों देखिए, यूएन के जितने भी अंग हैं, यानी 5 अंगों की हम चर्चा कर चुके। यूएन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों देखिए, इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय है पीस पैलेस द हेग। और हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड से। नीदरलैंड की जो राजधानी है हेग, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, और वहाँ पर भी पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है पीस पैलेस। यानी कहाँ स्थित है? पीस पैलेस में यूएन का मुख्यालय है। उसके बाद में कि इसकी सदस्य संख्या क्या है? अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सदस्य संख्या की अगर बात की जाए तो सभी यूएनओ के जो राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी सदस्य होंगे। और वर्तमान में हमें पता है कि यूएनओ के कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। तो ये सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ एक बात पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है, वो है कि इसकी सदस्य संख्या यानी 143 है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजेज हैं, या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या 15 होती है। अब बात यह आती है कि इन 15 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कितने वर्ष के लिए होता है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनके चुनाव की बात, यानी इनका ड्यूरेशन क्या होगा, इनकी कार्यावधि क्या होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी अवधि होती है 9 वर्ष, यानी 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है, वो ये कि इन 9 वर्ष के अलावा भी, कहने का मतलब अगले टर्म के लिए भी चुने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना होगा कि प्रति 3 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य या 1/3 न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3-3 साल में 1-1 तिहाई सदस्य है वो रिटायर होते रहते हैं, और उतने ही नए सदस्य या नए न्यायाधीश चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से 1 तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष के बाद में रिटायर होते रहेंगे, और उनकी जगह दूसरे जो न्यायाधीश है वो चुने चले जाएंगे। वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये सोमालिया के अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, जो कहाँ के हैं? ये सोमालिया के हैं। ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सोमालिया। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ कहाँ से हैं? सोमालिया से हैं। बाद में बात आती है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। अगर बात की जाए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, अगर हम बात करें, इससे पहले हम एक चीज उस पर चर्चा कर लें। इसका मुख्य कार्य क्या है? यूएन का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो महत्वपूर्ण अंग है, इसका कार्य क्या है? तो बच्चों देखिए, इसके कार्यों की अगर का जिक्र किया जाए तो हमें इनके कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं
उन सदस्य राष्ट्रों में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद का हल किस प्रकार से निकाला जाए, या ये कहें कि सदस्य राष्ट्रों में होने वाले विवादों का किस प्रकार से हल किया जावे, विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं उनके लिए किस प्रकार से कानूनी विवादों को सुलझाया जावे, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा यूएनओ के विभिन्न जो अंग हैं और यूएनओ की जो अधिकृत एजेंसियां हैं, विभिन्न प्रकार की अधिकृत एजेंसियां हैं, वो निर्दिष्ट मामलों में इससे सलाह मांग सकती हैं। इस प्रकार से एक तरफ तो कानूनी विवादों को सुलझाना इसका मुख्य कार्य है, दूसरी तरफ यूएन के अंग भी क्या कर सकते हैं, यूएन के अंग और उसकी विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो निर्दिष्ट कुछ विषयों पर क्या कर सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकती है। तो इस प्रकार के दो महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हम बात कर रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यूएन के चार्टर 33 में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के कुछ उपायों का जिक्र किया गया है, और जिसमें हम बात कर सकते हैं वार्तालाप की, उसमें पूछताछ के बारे में बताया गया है, उसमें मध्यस्थता और पंच निर्णयों के बारे में बताया गया है। तो ये वो विधियां हैं जो यूएन के चार्टर 33 में इनका जिक्र किया गया है, और क्योंकि विवादों के समाधान के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। बात अगर की जाए इसी प्रकार के पंच निर्णय, जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पंच निर्णय और मध्यस्थता के द्वारा विवादों का समाधान होता रहा है। और इसी प्रकार जो इस्लामिक समुदाय हैं या इस्लामिक राष्ट्र थे, उनमें भी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्तालाप, पूछताछ, पंच निर्णय आदि का प्रयोग प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो हम ये कहें कि इस प्रकार का जो सिस्टम था, इस प्रकार से जो न्यायालय का जो सिस्टम था वो भारतीय समुदायों में, भारतीय समाज में प्रारंभ से ही शुरू है। इसी प्रकार से इस्लामिक समुदायों में भी ऐसा देखा गया है। तो इसका मतलब इस प्रकार का सिस्टम तो शुरू से ही कार्य कर रहा था। लेकिन बात की जाए विशेष रूप से हम यहाँ जिक्र करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान या फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी पहले, यानी 1911 से लेकर 1919 तक, 1911 से लेकर 1919 तक विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण की स्थापना की दिशा में प्रयास किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस मांग ने और जोर पकड़ा था। बाद में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त हो गया तो इस प्रकार का एक संगठन बना भी, जिसको बोलते हैं पीसीआईजे का जो फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन है ये, इसका फुल फॉर्म हो गया परमानेंट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये था परमानेंट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, लोकप्रिय भाषा में हम इसको बोलते हैं पीसीआईजी। तो पीसीआईजी की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में 1921 में इसकी स्थापना हुई। एक प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना में हुए प्रयासों का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से उस दिशा में एक पहला कदम था। उसके बाद में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में पीसीआईजे ने, यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने इस दिशा में कार्य जारी रखा। और हमें पता है कि 1939 में फिर क्या हो गया, वापस सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, जिनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है इसके बारे में। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने के बाद में 1943 की एक महत्वपूर्ण घटना को हम यहाँ रेखांकित करना चाहेंगे। 1943 में हुआ क्या था, सोवियत संघ, यूएसए, यूके और चाइना, इन देशों ने मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। और ये संयुक्त घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर था। तो इस प्रकार से आईसीजे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जिसको हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की दिशा में एक संयुक्त घोषणा पत्र इन राष्ट्रों के द्वारा, जिसमें यूएसए का नाम गिना सकते हैं, यूएसएसआर का, यूके का और चाइना का, तो इन राष्ट्रों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था। और उसके बाद में 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हो रही थी, उसी समय
क्योंकि हमने यहाँ देखा कि PCIJ की स्थापना 1919 में हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बन चुका था। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल जस्टिस ने 1945 तक कार्य किया। 1945 में इसकी अंतिम बैठक होती है और 1945 में क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। और 1946 में PCIJ है वो भंग कर दिया जाता है और इसका स्थान कौन ले लेगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का स्थान किसने ले लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो इस प्रकार से ये इसकी स्थापना की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, यहाँ हमने एक बात का और जिक्र करना था, वो ये था कि जो 15 सदस्य हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, तो 15 सदस्य, इनका चुनाव कैसे होता है। तो इसके चुनाव के बारे में हमने ये तो जिक्र कर लिया कि 3 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य नए रिक्रूट होते रहेंगे, लेकिन इनका जो चुनाव है वो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा किया जाता है। एक ही समय में महासभा अलग से वोटिंग करती है और सुरक्षा परिषद अलग से वोटिंग करती है, और जो सदस्य दोनों ही अंगों में यानी सुरक्षा परिषद और महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है, वो इसका सदस्य या ये कहें कि वो इसका न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है। आगे अगर बात करें कि विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व की बात करें, तो देखिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी एक विशेष पैटर्न स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से ये बताया गया है, जिसका जिक्र हम यहाँ करने वाले हैं। एक तो जो कैरेबियन द्वीप और जो लैटिन अमेरिका के देश हैं, उनको यहाँ पर 2 जजेज लैटिन अमेरिका और कैरेबियन समूह से होंगे, 15 में से 2। 3 जो जजेज हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होंगे, 3 जजेज एशिया महाद्वीप से होंगे। हम इसको चलो नोट भी कर लेते हैं, शॉर्ट में हम इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों को जो प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है, तो हमने कहा कि सबसे पहले चलो हम अफ्रीका महाद्वीप के ले लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है ICJ में? 3। अफ्रीका महाद्वीप से 3 जज चुने जाएंगे। एशिया महाद्वीप 2 नंबर पर हम ले लेंगे, एशिया है, तो एशिया महाद्वीप से भी 3 जजेस ICJ में चुने जाएंगे। उसके बाद में तीसरा हम ले लें लैटिन अमेरिका का, तो लैटिन अमेरिका के साथ कैरेबियन देश भी है, लैटिन अमेरिका, प्लस इसमें कैरेबियन देश भी है। कैरेबियन देश कौन से बच्चों? जो कैरेबियन सागर में स्थित है, कैरेबियन देश, इन दोनों को मिलाकर 102 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश चुनने का या ये कहें कि इनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप प्लस अन्य, इसको 5 जजेस का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और उसके बाद में बच गया पूर्वी यूरोप। कौन रहा? पूर्वी यूरोप के देशों को कितने हो गए? 3, 3, 6, 2, 8 और 5, 13। तो यहाँ पर कितने बच गए? 2 जजेस यहाँ पूर्वी यूरोप के देशों से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल 15 जो जजेस चुने जाने हैं, उनमें विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग प्रतिनिधित्व। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, अफ्रीका को 3, एशिया को 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों को 2, पश्चिमी यूरोप को अन्य को 5, पूर्वी यूरोप को 2 सदस्यों, 2 न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दिया गया है। उसके बाद में एक और अन्य महत्वपूर्ण जो इशू है, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि कुछ भारतीय न्यायाधीश हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिस्ट आपको दिखाई है। सबसे पहले सर बेनेगल राव हैं, वो पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रहे और इनका कार्य अवधि थी वो 1952-1953 तक थी। 1952-1953 यानी ये अल्प समय के लिए यहाँ पर न्यायाधीश रहे। उसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र सिंह का नाम आता है, और नागेंद्र सिंह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हमारे राजस्थान के
एक राज परिवार जो डूंगरपुर राज परिवार है उसके मेंबर हैं, उसके सदस्य थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश चुने गए और इनका जो कार्यावधि थी वो 1973 से 1988 तक ये अपने पद पर रहे। तो इसी प्रकार रघुनंदन स्वरूप पाठक हैं, RS पाठक हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश 1989 से 1991 तक रहे। और वर्तमान समय में दलवीर सिंह भंडारी ये भी राजस्थान से हैं। तो इस प्रकार से 4 जो न्यायाधीश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनमें से 2 राजस्थान से हैं। और दलवीर भंडारी इसलिए भी तो दलवीर भंडारी जोधपुर से बिलोंग करते हैं और ये वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। कब से? ये 2012 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में भी ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को हमने यहाँ देखने का प्रयास किया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।